गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीके बायोटिच में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के लिए क्लास 9 का बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है पेपर नोट पर इस चीज़ को नोट करते जाइएगा, ताकि आपका 9 क्लास का अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। तो आज से हमारा हर रोज़ जो है 9 क्लास का 10 क्लास का वीडियो अपलोड किए जाएंगे। बीच बीच में 11 12 का भी वीडियो आएगा बायोलॉजी के लिए। तो आप लोग इस चैप्टर को, हर एक चैप्टर को, हर एक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन। पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, धीरे धीरे हम चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। और चैप्टर में जब भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल है बीके बायोटिच बाय वाल्मीकि कुमार कुश। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी का क्लास 9 का स्पेशल बायोलॉजी के लिए। तो देखिए, बायोलॉजी में ज़्यादातर जो चैप्टर होते हैं उनका यदि डिफिनेशन जानना हो तो उन चैप्टर के जो हेडलाइंस होते हैं, टॉपिक होते हैं, उसी में छुपे हुए थे। इसलिए उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसका यदि संधि विच्छेद निकालते हैं तो हमारा उससे परिभाषा निकल जाता है। जैसे आइए देखते हैं बेसिक बायोलॉजी। अंग्रेजी के या ग्रीक वर्ड जानते हैं कि ज़्यादातर जो वर्ड जो है लैटिन और ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। तो बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानेंगे आखिर बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को देखते हैं। बायोलॉजी जो है ग्रीक लैटिन वर्ड से दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है, इससे देखिए निकालते हैं तो बायो बना, एक शब्द क्या बना, बायो। दूसरा टर्म इसमें आता है क्या, तो लॉजी। तो इन दो टर्म मिलके क्या बन गया, बायोलॉजी। सबसे पहले आप लोग जाने कि इसको बायोलॉजी नहीं बोलते, बायोलॉजी पढ़ा जाता है। शुद्ध रूप इसका क्या होता है, बायोलॉजी होता है। बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज करते हैं बायोलॉजी होता है या बायोलॉजी, देखिए, लेकिन शुद्ध जो पढ़ा जाता है बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी जो होते हैं यह दो टर्म से बना हुआ है, एक टर्म बायो, दूसरा टर्म क्या है, लॉजी। बायो जो बना है वह बायोस टर्म से बना है। किनसे बना है, तो बायो से बना है। उसी प्रकार जो लॉजी टर्म है वह लोगस टर्म से बना हुआ है। ठीक है, लोगस। अब बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ। बायो मतलब लाइफ, लाइफ मतलब कह सकते हैं जीवन या सजीव। तो जीवन होते हैं किस में, तो सजीवों में होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, टू स्टडी कह सकते हैं। ठीक है, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अब देखिए, बायोलॉजी का डिफिनेशन इन्हीं दो टर्मों में छुपा हुआ था। तो हम कह सकते हैं बायो बना है किससे, बायो से बना है, जिसका मतलब होता है लाइफ। और लोगोजी बना है जो लोगस से, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। अब लाइफ होते किस में, तो जीवन में होते हैं। जीवन किसको कहते हैं, जो सजीव होते हैं। ठीक है, सजीव किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसमें श्वसन होता है, पोषण होता है, प्रजनन होते हैं। ठीक है, उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती है जीवन जीने के लिए, उसको ही सजीव कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सजीव का अध्ययन, समझ में आया। तो आप कह सकते हैं कि सजीव विज्ञान किसे कहते हैं या जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। देख लीजिए कि बायोलॉजी का परिभाषा किस में छुपा है, तो बायोलॉजी से। इन्हीं टर्म का हम सिर्फ संधि विच्छेद किए तो आ गया हमारा जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो सजीवों का अध्ययन जो है बायोलॉजी कहते हैं। सजीव कहने मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव जीवित हैं, सजीव हैं, सभी का अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी जो पढ़ते हैं तो बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले देने वाला वैज्ञानिक कौन था, किस व्यक्ति ने सबसे पहले बायोलॉजी का नामांकन किया, तो बायोलॉजी शब्द के लिए या जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द का नामांकन सर्वप्रथम जो करने वाले वैज्ञानिक थे वह थे लैमार्क। वह थे लैमार्क। लैमार्क का जो घर है फ्रांस। ठीक है, और इनके एक साथी थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस। इन दो वैज्ञानिकों ने मिल के सर्वप्रथम जीव विज्ञान के लिए, जीव विज्ञान शब्द या जीव विज्ञान के लिए बायोलॉजी टर्म का नामकरण किया। तो कोई भी पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो कहेंगे लैमार्क। बायोलॉजी शब्द का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन हो गए, लैमार्क। ठीक है,
और जीव विज्ञान लैमार्क हो गए और ट्रेविरस ने दोनों मिलकर ने जीव विज्ञान शब्द का नामकरण किया। अब जीव विज्ञान में हम लोग जानते हैं कि सजीवों का अध्ययन किया जाता है, तो सजीव का जनक या जीवों का जनक या जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक कौन हो गए? जीव विज्ञान का जनक, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के जो जनक थे अरस्तु थे। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? तो अरिस्तु थे। अरिस्तु को अंग्रेजी में बोला जाता है एरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब इन्होंने जीवों के विकास संबंधित बहुत सारी चीज़ों को व्याख्या किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जन्मदाता सरकार के द्वारा मान्यता दिया गया, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी में हम अरस्तु के नाम जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान का नामकरण कौन किया और जीव विज्ञान के जनक कौन थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान जो है या बायोलॉजी जो है यह कितनी शाखाओं में बटा हुआ है। बायोलॉजी जो है कितनी शाखाओं में बटा हुआ है? जनरली हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान में फादर ऑफ बोटनी कह सकते हैं। फादर ऑफ बोटनी जो हो गए थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन, जंतु मतलब इस धरती पर जितने भी जंतु हैं, स्तनधारी जीव हैं या जल में या स्थल में रहने वाला जीव हैं, उसको जंतु कहते हैं। तो जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है, और पेड़ पौधे जो है वनस्पति विज्ञान के जनक जो हो गए थियोफ्रेस्टस। उसी प्रकार जंतुओं का अध्ययन जो है जंतु विज्ञान कहलाता है, और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं या फादर ऑफ जो जूलॉजी हैं, इसका भी जनक हैं अरस्तु। तो अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, और जंतुओं का अध्ययन। अब आते हैं सूक्ष्म विज्ञान। तो सूक्ष्म विज्ञान में सीधा नाम है, इसमें भी देखिए सूक्ष्म विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? तो सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। पृथ्वी पर तो पाए जा रहे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ा, हमारे आसपास हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ा। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, फंगी, ये सब जो आते हैं सूक्ष्म जीव आते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। और सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक थे वह थे ल्यूवेनहॉयक थे। इन्होंने सबसे पहले सजीव सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया और सूक्ष्म जीव को देखा, इसलिए जीव विज्ञान के सूक्ष्म जीव का जनक जो कहा जाता है ल्यूवेनहॉयक को कहते हैं। तो ल्यूवेनहॉयक को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीवों का जनक कहते हैं। ल्यूवेनहॉयक को क्या कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीवों का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से जीव विज्ञान की जो 3 शाखा थे, तीनों शाखाओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। यदि इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका जल्द उत्तर दूंगा ताकि आपकी हर समस्या का समाधान किया जाए। अब देखिए जीव विज्ञान में हम लोग जनरली पढ़ते हैं क्या? कोशिका पढ़ते हैं। जीवों का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। जीवों का निर्माण कैसे हुआ, जीवों का निर्माण किससे हुआ या कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मतलब पृथ्वी पर जो जीव हैं वह किन तत्वों से बना हुआ है, किससे बना हुआ, कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो जीवों का जो एक टर्म आता है रचनात्मक इकाई, वह बोला जाता है कोशिका। देखिए अब देखिए कोशिका क्या है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं मतलब जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई हो गए वह क्या हो गया? कोशिका। मतलब कह सकते हैं जो जीव का निर्माण हुआ वह कोशिका से हुआ।
ठीक है। अब कोशिका से कैसे हुआ इस चीज़ के बारे में हम स्पष्ट कर देते हैं आप लोग को। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक ने। क्या नाम था बच्चों? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे उन्हें सबसे पहले क्या किया, अपना एक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। रॉबर्ट हुक ने क्या बनाए? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और जब सूक्ष्मदर्शी का उन्होंने आविष्कार कर लिया, बनाया, ठीक है, तो पौधे के जो बाहरी छिलका होते हैं उसको छाल बोला जाता है, बायोलॉजिकल भाषा में कोर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इस कोर्क को छोटे टुकड़े के रूप में काटा और काटने के बाद अपने दूरबीन से माइक्रोस्कोप से जब अध्ययन किया तो उनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसे रचना दिखाई पड़ा। इस तरह की रचना दिखाई पड़ा, मधुमक्खी के छत्ते की जैसी रचना दिखाई पड़ा, ठीक है। तो उनको इस तरह की रचना जो पड़ा, मतलब बहुत सारे मधुमक्खी छत्ता में क्या होता है, बहुत सारे बॉक्स जैसी रचना होते हैं। तो उन्होंने इस बॉक्स का नाम रख दिया सेल। मतलब बताया कि जो एक बहुत सारी बॉक्स जैसी रचना है, इस तरह से बॉक्स जैसी रचना बना, ठीक है। तो उन्होंने एक बॉक्स को बोला कि यह सेल है। क्या है? सेल, ठीक है। मतलब बहुत सारे बॉक्स जैसी रचना पड़ा तो उन्होंने एक बॉक्स का नाम रख दिया। इस तरह से बहुत सारे बॉक्स मिलके मधुमक्खी का छत्ता जैसा रचना बना, मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा था कॉर्क बना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोशिका जो है एक बॉक्स, इस तरह से बहुत सारे बॉक्स मिलके बन गए रचना, इसलिए कोशिका को जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। मतलब बहुत सारे कोशिका मिलके इसका निर्माण हुआ। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा था वह 1665 में देखा था। और लकड़ी का टुकड़ा जो होता है यह निर्जीव पदार्थ होते हैं। तो इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था वह निर्जीव कोशिका का खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका का खोज किया और इन्होंने बताया कि जीवों की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं वह कोशिका हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत किसी प्रकार का है तो कमेंट में आप हम लोग को बता सकते हैं। अब जब इन्होंने निर्जीव कोशिका का खोज कर दिया रॉबर्ट हुक ने, तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक और खोज करने वाले हैं उनको भी रहा नहीं गया। वो भी देश में नाम कमाना चाह रहे थे, वो भी कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, तो वह भी कैसे पीछे रहते। तो उन्होंने इनके साथ ही जो वैज्ञानिक थे या और वैज्ञानिक थे, जिसमें आता है एक नाम और ल्यूवेनहोएक का। तो ल्यूवेनहोएक ने अब क्या किया, तो सबसे पहले इन्होंने भी पहले एक अच्छे क्वालिटी का सूक्ष्मदर्शी बनाया, ठीक है। जो कि रॉबर्ट हुक बनाए थे उनसे थोड़ा बेहतर क्वालिटी का बनाया। तो जब इन्होंने बना लिया ल्यूवेनहोएक ने सूक्ष्मदर्शी, तो इन्होंने क्या किया, अपने घर के बगल में एक तालाब था, उस तालाब से क्या किए, एक कटोरा पानी लाए, तालाब का एक कटोरा पानी लाया, ठीक है। और उस पानी का ही क्या किए, सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किए। तो उस पानी में कुछ जीव थे जो तैर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन जीवों को पानी से निकाला और अपने माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन किया। तो देखा, काट छाट के अध्ययन किए विभिन्न तरीका से, देखा कि इसके भीतर बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हो रही है जिसमें सजीवों का गुण है, मतलब कुछ जीवित क्रियाएं उसमें हो रहा है, ठीक है। और वह जो जीव निकाले थे ल्यूवेनहोएक ने, वह जीव क्या था, वह जीव जो था जीवाणु था, बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया। तो उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को विभिन्न तरह से अध्ययन किया। और बैक्टीरिया क्या है, एक लिविंग जीव है, सजीव है। तो इस तरह से देखा कि जो रॉबर्ट हुक ने किया था निर्जीव कोशिका, उससे कुछ अलग रचनाएं इसमें पा जा रहा है। इसलिए ल्यूवेनहोएक ने सजीव कोशिका का अध्ययन कर दिया। तो सबसे पहले इन्होंने सजीव कोशिका किस में देखा था, बैक्टीरिया में देखा था। इसीलिए ल्यूवेनहोएक को जो है सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। जब इन्होंने बैक्टीरिया को देखा, सजीव कोशिका किए, बाद में इन्होंने फिर ब्लड सेल का देखा, ब्लड सेल में भी इन्होंने देखा। तो विभिन्न तरह से बहुत सारे सेल में को अध्ययन किया जिसमें जीवित क्रियाएं हो रहा था। तो इस तरह से ल्यूवेनहोएक ने सजीवों के बारे में बहुत सारे व्याख्याएं किए। इसीलिए ल्यूवेनहोएक को सजीव विज्ञान का जनक या सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है।
अब देखो रॉबर्ट हुक ने खोज कर दिया तो और बहुत सारे वैज्ञानिक वो भी खोज में पीछे क्यों रहते, उन्होंने किया। तो एक वैज्ञानिक और थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक का तो नाम सुने ही अभी, आप लोग बताया कि सर नॉन लिविंग स्टेक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया कि जैसे मान लिए एक कोशिका है, ये क्या है, एक कोशिका है। तो रॉबर्ट हुक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक गोलाकार रचना पाया जाता है जिसका नाम उन्होंने केंद्रक रखा। उन्होंने क्या रखा, मतलब ये एक टोटल हो गई कोशिका, और कोशिका के बीच में गोलाकार रचना पाए जाते हैं तो उसका नाम उन्होंने केंद्रक लगाया। तो 1831 में कोशिका के मध्य गोलाकार रचना का पता लगाया जिसे केंद्रक कहा। मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के मध्य बताया गोलाकार रचना है और उस गोलाकार रचना को उन्होंने केंद्रक नाम दिया। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद का एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे ने 1839 में बताया कि कोशिका के मध्य या कोशिका के भीतर, पुरकिंजे ने 1839 में बताया कि कोशिका के भीतर चिपचिपा दानेदार जेलीनुमा रचना पाई जाती है जिसे वह जीव द्रव नाम दिया। मतलब पुरकिंजे ने बताया कि कोशिका के भीतर चिपचिपादार दानेदार जेलीनुमा रचना पाई जाती है जिसे वह जीव द्रव कहा। अब जैसे पूरा क्या हो गया, कोशिका हो गई, तो कोशिका के भीतर ही इस तरह से रचना पाई जा रही है। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, जीव द्रव, जिसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरह से कोशिका के भीतर जीव द्रव का नामकरण करने वाला व्यक्ति जो हो गए, कौन हो गए, तो पुरकिंजे हो गए। ठीक है, पुरकिंजे ने कब किया था, तो 1839 में। देखिए इस सभी क्वेश्चन आपका बनते हैं कि जीव द्रव का पता किसने लगाया, पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने जीव द्रव का पता कब लगाया, 1839 में। कोशिका के भीतर केंद्रक का पता किसने लगाया, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब लगाया, 1831 में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और सिर्फ 9-10 का ही एग्जाम में नहीं बल्कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बने। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और किसी प्रकार का डाउट हो तो कॉमेंट में जरूर बताइए। और एक चीज़ हाँ, कि वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, पूरा देखने से ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगा। यदि आप स्किप करके देखते हैं तो बहुत सी छूट जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा और उससे क्वेश्चन भी आपका छूट जाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। 1838 में एक व्यक्ति था, वनस्पति वैज्ञानिक। 1831 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन 1831 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने बताया कि पादप कोशिका कहने मतलब पेड़ पौधे कोशिका, जो पेड़ पौधे में कोशिका पाया जाता है उसको पादप कोशिका कहते हैं, प्लांट सेल कहते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका जो है सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है।
तो पादप कोशिका जो है सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ऐसा किसने कहा? तो स्लाइडे ने कहा। कब कहा? 1848 में। ठीक है, तो 1838 में स्लाइडे ने बताया कि वनस्पति वैज्ञानिक थे, बताया कि पादप कोशिका जो है सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। जब इन्होंने बताया तो 1839 में इनके भी साथी वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका जो जंतु वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक जिनका नाम था स्वान। तो 1839 में जंतु वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतु कोशिका मतलब जंतुओं की कोशिका भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। देखिए, स्लाइडे ने तो बताया कि पादप कोशिका सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, लेकिन स्वान ने बताया कि जंतुओं की कोशिका भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। इसलिए इन दोनों वैज्ञानिकों के विचार को मिला दिया गया और एक टर्म रखा गया जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। मतलब दोनों वैज्ञानिक ने 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अधिक क्वेश्चन पूछे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कहेंगे स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो इन दोनों व्यक्तियों के मत को मिला के एक सिद्धांत रखा गया, कोशिका सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी पर जितने सजीव होंगे सभी का अध्ययन किया जाएगा। तो उस आधार पर, सजीवों के आधार पर जीव विज्ञान को जो है मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बांटा गया। जीव विज्ञान को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया। तो जो सबसे पहली शाखा जीव विज्ञान के हैं, जीव विज्ञान के जो सबसे पहली शाखा हैं वह है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की सबसे पहली जो शाखा है वह है वनस्पति विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बोटनी बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोटनी कहा जाता है। उसी तरह से जीव विज्ञान की जो दूसरी शाखा है उसको जंतु विज्ञान कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की दूसरी शाखा हो गया जंतु विज्ञान, और इसकी तीसरी जो शाखा है इसको बोला जाता है सूक्ष्म विज्ञान। तीसरी से शाखा है सूक्ष्म विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, अंग्रेजी में माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरह से जीव विज्ञान को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि वनस्पति में हम क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं और सूक्ष्म विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं। आप लोग अभी तक मेरे चैनल BK बायोटीच को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे नियमित जो है आप स्टूडेंट वह कहलाते हैं। और क्या, जब मैं कोई किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के वीडियो आप लोग उपलब्ध होंगे और आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मेरा ही लक्ष्य है कि हर एक छात्र जो अच्छी से अच्छी तैयारी करे और अपने वर्ग में उत्तम अंक प्राप्त करे। तो इसलिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, अब देखते हैं कि जो जीव विज्ञान की जो 3 शाखा है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? तो वनस्पति हम लोग जो है पेड़ पौधों को कहते हैं। वनस्पति हम लोग किसको कहते हैं? पेड़ पौधों। तो कह सकते हैं पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन जो है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन जो है वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जिस तरह से जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे, उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, क्योंकि इन्हें पेड़ पौधे के विकास संबंधी कहा गया। ठीक है, तो जनक हो गए वनस्पति विज्ञान के, जनक कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस।
सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब किया? एक 38 में किया, एक 39 में। इस तरह से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति जो थे स्लाइडेन और स्वान ने। उसके बाद देखिए आगे क्या आता है। 1855 में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बिरचो। 1855 में बिरचो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण बिरचो ने 1855 में बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। पहले से मौजूद कोशिका से होता है। मतलब इनका कहना था कि जो नई कोशिका बनती है तो जो पहले से मौजूद कोशिका है उसी कोशिका से बनते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इस आधार पर, जैसे हमारी जो उत्पत्ति हुआ तो हमारे जो उत्पन्न करने वाले थे हमारे माता पिता, आप सभी को जो उत्पन्न करने वाले थे आप सभी के माता पिता, तो आपके माता पिता एक कोशिका हैं और उनसे क्या नई कोशिका जो बने हम लोग बने। तो कह सकते कि जो नई कोशिका बना पहले से मौजूद कोशिका से बना। तो उस आधार पर इन्होंने स्पष्ट किया जो नई कोशिका बनते हैं पहले से मौजूद कोशिका से बनता है। तो इस तरह से बिरचो ने 1855 में जो यह बात को रखा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करते जाएं ताकि अपने दोस्तों को भी इससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब बता सकते हैं आप लोग जानिए एक चीज़ कि 1931 में दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एम नॉल एवं ईरस्का। एम नॉल एवं ईरस्का, ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलके जीव विज्ञान में विभिन्न चीज़ों के अध्ययन के लिए एम नॉल एवं ईरस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, जिसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। मतलब सूक्ष्मदर्शी जो का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे कौन थे? तो एम नॉल एवं ईरस्का ने 1931 में किया। अब जब इन्होंने इसका अध्ययन कर दिया तो दुनिया की बहुत से छोटी छोटी वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके देखने के लिए किया जाने लगा, जिससे जीव विज्ञान में और नई नई चीज़ों का खोज किए जाने लगा। ठीक है, तो एम नॉल ने 1931 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। ठीक है, तो ये जो था कोशिका से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब देखिए क्वेश्चन कुछ और बनते हैं कि पृथ्वी, अब तो कोशिका क्या है हम लोग जान गए। ठीक है, अब कोशिका क्या है यह जान गए। अब आगे देखते हैं कि पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ी कोशिका, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किस, मतलब हर एक जीवों में तो कोशिका होते ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी कोशिका होता है वह होता है क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पर अभी तक में जीवों में सबसे बड़ी जो कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है 170 गुना 135 मीटर, इसको गुना कर देंगे तो इतना मीटर जो है शुतुरमुर्ग का अंडे की कोशिका का आकार होता है। अब आगे आता है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाली या जीवों में सबसे छोटी कोशिका,
सबसे छोटी कोशिका, मतलब पृथ्वी पर जो पाए जा रहे जीव उनमें सबसे छोटी कोशिका किसका है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो यह जो कोशिका है यह है माइकोप्लाज्मा की कोशिका, माइकोप्लाज्मा की कोशिका, माइकोप्लाज्मा की कोशिका। यह जो कोशिका है पृथ्वी पर की सबसे छोटी कोशिका है और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है सबसे बड़ी कोशिका है। तो पृथ्वी पर का सबसे बड़ी कोशिका हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा, जीवों में या पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका हो गया माइकोप्लाज्मा। अब अगला सवाल कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में या शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो कह सकते हैं अंडाणु की कोशिका, जो मादा युग्मक भी है। अंडाणु की कोशिका मतलब मानव शरीर में जो कोशिका पाई जाती है उनमें सबसे बड़ी कोशिका हो गया अंडाणु कोशिका, जो कि मादाओं में पाए जाते हैं, महिलाओं में पाए जाते हैं। अब फिर पूछेगा कि मानव के या मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो क्या बताना बच्चों, तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वह है शुक्राणु की कोशिका, जो कि पुरुषों में होते हैं। तो यह मानव शरीर की जो है सबसे छोटी कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका हो गया अंडाणु कोशिका, सबसे छोटी कोशिका हो गया शुक्राणु कोशिका। और यदि पूछ दिया जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो क्या बताइएगा आप लोग, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वह है तंत्रिका की कोशिका, तंत्रिका की कोशिका। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका हो गया वह तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो हो गया वह अंडाणु कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो हो गया शुक्राणु कोशिका। तो इस तरह से आप इसको अध्ययन कर सकते हैं, यह हर एक एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको आप नकार नहीं सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आप लोग अध्ययन कर लीजिए। थोड़ा सा और देखिए, अब पहले बताया कि जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं, कोशिका होते हैं। तो कोशिका के बाद क्या बनते हैं, जीव का निर्माण कैसे होता है, तो ऊतक। तो कह सकते हैं कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब बहुत सारे कोशिका जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक समूह बनाता है, तो वह कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक के बाद फिर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। तो जब बहुत सारे एक जैसी ऊतक आपस में मिलते हैं, एक जैसी ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो जीव के एक शरीर का एक अंग बनता है। तो ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। और बहुत सारे जब अंग एक साथ मिल जाते हैं और एक सुचारू रूप से क्रियाकलाप करते हैं तो उसको अंग तंत्र कहते हैं। और जीव के निर्माण में जब बहुत सारे अंग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, बहुत सारे अंग तंत्र एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है शरीर। तो इस तरह से जीवों के निर्माण में शरीर जो है, जीव के शरीर की रचना इस तरह से हो सकती है। पहले क्या होते हैं, कोशिका आपस में मिलके ऊतक बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, फिर बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं, फिर बहुत सारे अंग तंत्र मिलके जीव की एक शरीर की रचना होती है। इस तरह से जीवों के शरीर की रचना होती है।